ये तस्वीरें देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल रहा है और हमेशा अपना भाषण कंप्लीट करने के बाद वो बच्चों के बीच में जाना पसंद करते हैं और ख़ास रंगों में कपड़े पहनकर, तिरंगे के रंग में ये कपड़े पहनकर जो बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री अब उनके बीच जा रहे हैं। आई एम श्योर एक फ़ोटो भी यहाँ पर ज़रूर होगी, वो हमेशा फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करवाते हैं। अब क्या बातचीत माइक नहीं होता है इसलिए हाँ तो पता चले बात क्या होती है। अरे विजय जी, आप तो एडिटर देश के बड़े रहे हैं, क्या हेडलाइन बनती है आज? हेडलाइन एक तो बांग्लादेश पर लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चिंता की है कि हिंदुओं की चिंता को खास तौर से बात की है, लेकिन मुझे लग रहा था कि देश उनसे बांग्लादेश पे कुछ और ज़्यादा सुनना चाहता है। अच्छा। कि भारत सरकार कहाँ जाना चाहती है बांग्लादेश को लेकर, उसकी क्या भूमिका है। चिंता तो जाहिर है कि चिंता करना तो सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये सार्वजनिक मंच से चिंता करना भी महत्वपूर्ण है, हिंदुओं की चिंता करना। लेकिन मुझे लगता है कि देश के लोग कुछ सुनना चाहते थे कि बांग्लादेश पे भारत सरकार का क्या रुख हो सकता है। हालांकि वो बांग्लादेश पर बोलना चाह रहे थे इसीलिए बोले या हिंदुओं पर बोलना चाह रहे थे इसलिए बांग्लादेश पर बोले? और हिंदुओं पर बोलना कोई अपराध नहीं है, ठीक बात है। और खासतौर से बांग्लादेश के हिंदू यदि परेशान हैं, तकलीफ में है, तो उनकी चिंता करना हमारा। भारत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं और ज्यादा बोलना चाहिए था। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई भारत क्या करना चाहता है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, या बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी। अभी भूमिका पर चर्चा नहीं। एक चीज जो मैं देख रहा हूं, 2014 का भाषण, अभी इस बार का भाषण सबसे लंबा भाषण है प्रधानमंत्री जी का। जो इससे पहले उन्होंने 2019 का जो भाषण था, मतलब दूसरी बार जब चुनकर आए थे, तो 93 मिनट्स का दिया था। वो लॉन्गेस्ट भाषण था इससे पहले। ये 97 मिनट्स का। ये 97 मिनट्स का। और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे लंबा भाषण 1947 में 72 मिनट्स का दिया था। बोलो आज तक का सबसे लंबा भाषण, आज तक का सबसे लंबा भाषण किसी भी प्रधानमंत्री का, तो वो सबसे लंबा भाषण आपने करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह का भाषण कितना बड़ा, वो ये बात सही। वो भी लंबे भाषण देते थे, एक ही बार बोले थे, बहुत लंबा भाषण। वो तो उनका एक ही भाषण हुआ था, और ये चंद्रशेखर जी का तो कोई भाषण ही नहीं हुआ, वो अकेले प्रधानमंत्री जिनका नहीं हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2014 में उन्होंने 140 करोड़ लोगों की बात करते हुए बहुत पॉजिटिव तरीके से कहा था कि हम जो डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड की, उन्होंने कहा था 140 करोड़ लोग भारत को 140 करोड़ स्टेप्स आगे पहुंचा सकते हैं। आज फिर से वो 140 करोड़ लोगों की ताकत पर उन्होंने जोर दिया है 10 साल बाद। मैं उसमें देख रहा हूं कि किस तरह से युवाओं की भागीदारी खासतौर से पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कहा कि 1 लाख नए फ्रेश ब्लड आना चाहिए 1 लाख नौजवानों को। वो वैसे भी पार्टी का भी एजेंडा है कि परिवारवाद से आगे बढ़कर कुछ नई राजनीति पर आए। लेकिन मैं, विनोद जी ने जैसे बात की, 2 चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की, यूसीसी की और वन नेशन वन इलेक्शन की। उसमें एक बड़ा फर्क दिख रहा है मुझे। उसमें बड़ा फर्क दिख रहा है कि ये 2024 के रिजल्ट का असर उस पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। उस पर कमेटी भी बना ली, सब कुछ कर लिया, और यूसीसी के लिए भी, जो उत्तराखंड में लागू भी हो गया और पहले उसके वादे में था। अब उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे दोनों पर, यह चर्चा की जानी चाहिए। अच्छा, तो ये एक बड़ा फर्क मैं देखता हूं। ये इन नतीजों का असर के तौर पर मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लागू करेंगे से चर्चा करेंगे पे आ गए, लागू करेंगे से चर्चा करेंगे पर आ गए, और उनका चर्चा करनी चाहिए, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक ये बड़ा, अभी आपका वक्फ बिल भी जो है कमेटी को गया है। हाँ, वो तो गया, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात मुझे यही लग रही है। आप हर्षवर्धन जी सुबह आए तो आप कोलकाता के हत्याकांड पर आप चर्चा, मतलब चिंता जाहिर कर रहे थे, है उसका भी रेफरेंस प्रधानमंत्री के भाषण में आज, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को सजा मिले। मतलब मैं ईमानदारी से कहूं तो आज का जब प्रधानमंत्री का मैं भाषण सुन रहा था तो मुझे लंबे समय तक लगा कि ये भाषण क्या हो रहा है। लगा कि बड़ा रेपिटेशन है, बहुत दोहराव है, वही बातें बार बार कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री को जो बोलना चाहिए था वो हमें नहीं सुनाई दे रहा था, कम से कम मुझे तो निजी तौर पर नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन जब एक तरह से कहें कि वो हिस्सा खत्म हुआ, जिसको हम कहें कि जो एकेडमिक सा दिख रहा था, बार बार वही बातें हैं, जो अपनी स्कीम्स हैं, सब कुछ, और वो बताना भी चाहिए, प्रधानमंत्री के तौर पर बताना चाहिए उनको। लेकिन आज के समय में देश, ये जो बाद वाला हिस्सा आया, जिसको हम 12-13 मिनट कह सकते हैं, जो आखिर में आया, वो शायद देश सुनना चाह रहा था। और मैं ये मानता हूं आज तक 11वां भाषण है प्रधानमंत्री का, किसी भी भाषण में इतने तीखेपन के साथ जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन पर हमला नहीं किया गया। अब मैं इंदिरा गांधी के समय में मैं जानता नहीं हूं, मेरे ध्यान में नहीं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल उस पर पता नहीं है। विनोद जी, प्रदीप जी और विजय जी बताएंगे। लेकिन कोई प्रधानमंत्री
लाल किले की प्राचीर से यूएस के डीप स्टेट को इस तरह से चुनौती देता हुआ दिखाओ, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। आप मान रहे हैं यूएस को था रेफरेंस? सीधे सीधे, इसमें कोई भ्रम नहीं है और उनकी शब्दावली सुननी चाहिए। उन्होंने कहा हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा 1000 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, हम दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है, किसी के लिए हम कोई चुनौती नहीं है और चुनौती को चुनौती देना हमारे स्वभाव में है। बांग्लादेश में जब वो कह रहे हैं, अभी हम लोग इसके पहले भी बात कर रहे थे, अक्सर लोगों को ये लग रहा था और कई लोग कह रहे थे कि भाई लाल किले की प्राचीर से कैसे बोलेंगे, सेंसिटिव इशू है, प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। जब सदन में डॉक्टर एस जयशंकर बोले थे तब भी, और जब प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया खाते से पोस्ट की गई तब भी, हर कोई कह रहा था कि हिंदू शब्द नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री बोले, उनको हिचक नहीं है। और जब वो ये कह रहे हैं तो इस पूरे के पूरे जिस साउथ एशिया के हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि भारत एक नए जियोपॉलिटिकल लीडर के तौर पर उभर रहा है, वो दिखा। हमारे पड़ोसी देश की जो अस्थिरता है उसकी बात कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में भारत में जो करने की कोशिश की गई, जिस अराजकता की बात की गई, उसका उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह से हमारे देश में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारे जो डिवाइड्स हैं उनको बड़ा करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि सीधे तौर पर वर्ल्ड पावर को एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कलकत्ता की घटना पर वो बोले, देश की घटना पर बोले, बहुत मतलब जरूरत थी उसकी, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा था। और मुझे लगता है हेडलाइन सबसे बड़ी यही है, भारत जहां खड़ा है, अपनी ताकत पर खड़ा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश स्वीकार नहीं होगी। नहीं, अगर भारत के आसपास के मुल्कों की स्थिति देवेंद्र देखें, शायद श्रीलंका है वो अनस्टेबल है, बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया है, पाकिस्तान की सच्चाई की स्थिति नहीं है, जन्म से अनस्टेबल है, अफगानिस्तान की बात कर लें, स्थिरता रही नहीं ले देकर अगर देखें, भारत से इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है और भारत की चुनौतियां भी इसलिए बहुत ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आप देखें तो भारत के लिहाज से समझ में आता है, सरकार के लोगों से बातचीत करके, उसमें चाइना को लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है। बाकी जो दूसरे देश हैं वहाँ पे, जैसे मालदीव को लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। क्या हुआ, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए वहाँ पे, मालदीव एकदम पलक पावड़े बिछा कर खड़ा था। तो बाकी जो पड़ोसी देश हैं, कोई समस्या भारत के लिहाज से उस रूप में नहीं है। जैसे बांग्लादेश को भी लेके जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में चलती हैं और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में जो बातचीत होती है उसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो सुन के हैरानी होती है। तो भारत के लिहाज से आप देखें तो इन सारे देशों में जो हो रहा है वैसा कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो रहता ही है कि पड़ोसी में क्या कुछ हो रहा है, शांति है कि नहीं, स्थिरता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर चिंता के लिहाज से अगर आप देखें तो वो चाइना से। आप किसके लिए रेफरेंस मानते हैं? उनका कहना कि बाहर से चुनौतियां हैं, दुनिया हमको खतरा ना समझे, हम थ्रेट नहीं है किसी के लिए, ये क्यों? ये निश्चित तौर पर, जैसे मान लीजिए चाइना की ही बात आप कर लें तो चाइना में जो चीज़ें चल रही हैं अभी भी इतने दौर के बातचीत के बावजूद चाइना की तरफ से जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। और वो जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि वो एक कंसर्न समझ में आता है कि वो कंसर्न है। अमेरिका में बैठी ताकतें भारत के लिहाज से कुछ डिस्टर्बेंस का काम कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल एज ए नेशन अमेरिका तो भारत के साथ एकदम सेम पेज पे है। हर चीज में आपको उनके सपोर्ट की जरूरत भी है, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी सपोर्ट की आपको जरूरत है। दूसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की भी जरूरत है अमेरिका को। वही कह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा विरोधाभास नजर नहीं आता। चीन के साथ जरूर विरोधाभास नजर आता है, वो बातचीत में भी समझ में आता है।